दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। अवैध खनन मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय में पेश होने के लिए 16 नवंबर की तारीख का अनुरोध किया था, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जो लोग बाहर से यहां आकर राजनीति करते हैं उन्हें बाहर कर दूंगा। झारखंड में 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में ठंड पड़ने लगी है। मौसम केंद्र ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम केंद्र ने ताज़ा मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3-4 दिन के बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। धीरे धीरे तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ने लगेगी। झारखंड में 31 लाख किसानों को मिलेगी राहत राशि। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। किसानों के हित में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में बीते कुछ वर्षों में मौसम की मार की वजह से किसानों को सूखे को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसको देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के लिए राहत राशि देने का ऐलान किया है। यह फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर लिया। झारखंड में पिछले 5 दिनों में नहीं मिला कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले अब न के बराबर रह गए हैं। पिछले 5 दिनों में झारखंड में हुए 11,000 से अधिक सैंपल जांच में एक भी कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं मिला है। यह झारखंड के लिए राहत की बात है। झारखंड में ग्लोबल महामारी कोरोना के आगमन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। झारखंड में विद्यालय स्वास्थ्य अभियान शुरू। झारखंड के स्कूली विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए स्कूली स्तर पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 21,94,106 किशोर किशोरियों को चिन्हित किया है। सफल रहा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, अगले साल लाएंगे बड़ा प्रोग्राम। हेमंत सरकार ने झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। इस साल हेमंत सरकार का यह कार्यक्रम सफल रहा। अब अगले साल इस कार्यक्रम को सरकार और बड़े स्तर पर लाएगी। यह दावा स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी को जोहार किया और बताया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड में 55 लाख से अधिक आवेदन आए, जिसमें लगभग 37 लाख का ऑन द स्पॉट समाधान हुआ। झारखंड के गुमला में खुला पहला स्पोर्ट्स बैंक। गुमला जिला में झारखंड के पहले स्पोर्ट्स बैंक का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस बैंक के माध्यम से कोई भी खिलाड़ी खेल से जुड़े कोई भी संसाधन लेकर उसका उपयोग करने के बाद सुरक्षित रूप में उसे वापस कर सकती है। डीसी सुशांत गौरव के साथ ही जिला के खिलाड़ियों ने इसे जिला के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बताया है। गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां सम्मिलित बिहार के समय काफ़ी संख्या में खिलाड़ी निकलकर सामने आते थे। राजधानी रांची की 6,000 आदिवासी महिलाएं बनाएंगी आईफोन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल का सबसे बड़ा कारखाना बेंगलुरु में होसूर के समीप स्थापित किया जा रहा है। इस कारखाने में लगभग 60,000 लोग काम करेंगे। वैष्णव ने आदिवासी गौरव दिवस समारोह में कहा कि रांची और हजारीबाग के आसपास रहने वाली 6,000 आदिवासी महिलाओं को आईफोन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि एप्पल का आईफोन अब भारत में ही बन रहा है। इसका देश में सबसे बड़ा कारखाना बेंगलुरु के पास होसूर में स्थापित किया जा रहा है। झारखंड को मिली बड़ी सौगात। एकलव्य प्रशिक्षण योजना की घोषणा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत झारखंड के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा वर्ग ए, बी और सी में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
खबरों को माने तो इस योजना के तहत कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग सत्र की अवधि तक झारखंड सरकार के द्वारा 2,500 रुपया प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति बेहद खराब। 3 नए शैक्षिक प्रशासनिक एवं परीक्षा भवन के उद्घाटन समारोह के मौके पर राज्यपाल ने संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय कर्मियों और छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह सौगात विश्वविद्यालय को मिली है, जिससे छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं उच्च शिक्षा की स्थिति को लेकर लगातार समीक्षा करता रहता हूं, मगर दुख की बात यह है कि इन शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। देश में कोविड-19 के सामने आए 501 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 501 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,66,676 पर पहुंच गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7,918 से घटकर 7,561 पर आ गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 2 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,535 हो गई हैं। इनमें से एक मरीज गुजरात और एक राजस्थान का था। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 7,561 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.02% है। वहीं मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। देश में अभी तक कुल 4,41,28,580 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.82 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। हवाई सफर के दौरान अब अनिवार्य नहीं है मास्क लगाना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या के बीच यात्रियों को प्राथमिकता के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक फ्लाइट में सफ़र के दौरान मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य था। मंत्रालय ने अनुसूचित एयरलाइनों को भेजे पत्र में कहा कि नवीनतम निर्णय कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया के लिए सरकार की क्रमिक दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अब से इन फ्लाइट घोषणाओं में केवल यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए सभी यात्रियों को मास्क फेस कवर का उपयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि फ्लाइट घोषणाओं के हिस्से के रूप में जुर्माना, दंडात्मक कार्रवाई के किसी भी विशिष्ट संदर्भ की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग ने निकाली 160 पदों की भर्ती। यूपीएससी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी या जियो एक्सप्लोरेशन या अर्थ साइंस या रिसोर्स मैनेजमेंट या हाइड्रोलॉजी में एमएससी डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में एमटेक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जूनियर टाइम के स्केल पदों के लिए स्नातक डिग्री और लेबर लॉ या लेबर वेलफेयर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब ट्रेनों में सफ़र करना होगा और भी मज़ेदार, सीजन के हिसाब से मिलेगा खाना। ट्रेनों में खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को मेन्यू में ज़रूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि क्षेत्रीय व्यंजनों, प्राथमिकताओं, मौसमी व्यंजनों, त्योहारों के दौरान आवश्यकता, यात्रियों के विभिन्न समूहों की पसंद के अनुसार जैसे मधुमेह भोजन, शिशु आहार, बाजरा आधारित स्थानीय उत्पादों सहित स्वास्थ्य भोजन विकल्प आदि खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके।
CISF में कांस्टेबल के पद पर बम्पर वैकेंसी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। CISF की ओर से कांस्टेबल के पद पर बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 710 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शुरू होगी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट CISF.RECTT.in पर जाना होगा। CISF की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कांस्टेबल के पद पर आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2022 से शुरू हो जाएंगी। इसमें आवेदन करने के लिए 12 दिसंबर 2022 तक का समय दिया जाएगा। हालांकि अभी परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से जारी इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं इन पदों के लिए आवेदन करने वालों के पास ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा और 23 साल से कम होनी चाहिए।